हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की वीडियो में हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसे हम शॉर्ट में टीएसपी भी बोल सकते हैं। अब ये जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये एक स्पेशल केस है हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम का, जो हम डिटेल में काफी डिस्कस कर चुके हैं और हमने इसके स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड मैक्सिमाइजेशन का केस हमने किया, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का केस हमने किया। तो वहां पर हमने क्या मेथड लगाया असाइनमेंट प्रॉब्लम में? हंगेरियन मेथड। तो जब हम बोल रहे हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक स्पेशल केस है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, तो इसका मतलब हम इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग हंगेरियन असाइनमेंट मेथड और HAM। ठीक है, तो अगर आपने ये मेथड अभी तक नहीं, आपको इसका आइडिया है, तो आप असाइनमेंट प्रॉब्लम की जितनी पुरानी वीडियोस हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज की प्रॉब्लम में जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम इस पूरे मेथड को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट होगा हम उस पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है क्या। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को आप एक सेल्समैन की प्रॉब्लम की तरह ही लेके चल सकते हैं कि सपोज एक सेल्समैन है, उसको बोला जाता है कि ही और शी हैज टू विजिट 4 सिटीज। ठीक है, 4 सिटीज में जाना है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमें उस सिटी को, किसी भी सिटी को बार बार, एक से ज्यादा बार विजिट नहीं करना है। ऑब्वियसली हम जितनी बार एक जगह को बार बार विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा टाइम और कॉस्ट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं स्कूल बसेस हैं, तो वो भी ऐसा नहीं करती हैं कि एक स्टॉप से निकलकर फिर घूमकर वापस उस स्टॉप पर आएंगी, फिर घूमकर फिर से सेम स्टॉप पर आएंगी। वो एक पर्टिकुलर रूट पकड़ते हैं, एक जगह से स्टार्ट करते हैं और सारे जगह जगह से जहां से बच्चों को लेना है उन स्टूडेंट्स को लेकर फिर स्कूल तक जाते हैं। ठीक है, तो वो कोई भी जगह बार बार विजिट नहीं करते। वैसे ही सेल्समैन है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि वो एक जगह से स्टार्ट करें, फिर जैसे सपोज उन्होंने अपने ऑफिस से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने देख लिया कि हमें आज कौन सा रूट पकड़ना है, तो एक एक करके वो उस जगह पर जाते जाएंगे और वापस शाम को अपने ऑफिस में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी एक रिस्ट्रिक्शन ये बन जाती है कि हमें किसी भी जगह को बार बार विजिट नहीं करना है, एक्सेप्ट दी स्टार्टिंग पॉइंट। हमने जहां से स्टार्ट किया घूम के वापस वहीं पर आना है। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। दो मेन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, नो प्लेस टू बी विजिटेड ट्वाइस बिफोर द टूर ऑफ ऑल द प्लेसेस इज completed, एंड द सेकेंड इज गोइंग फ्रॉम एक्स प्लेस टू एक्स प्लेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ऑब्वियसली हम ए टू ए विजिट नहीं कर सकते, बी टू बी विजिट नहीं कर सकते, सी टू सी विजिट नहीं कर सकते। हम ए से बी पे जा सकते हैं, बी से सी पे जा सकते हैं, सी से वापस ए पर आ सकते हैं, या हम ए से सी पर जाते हैं, सी से बी पर जाते हैं और बी से वापस ए पर आते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां हमें वापस घूम के आना है, लेकिन बीच के जो भी हमारी डेस्टिनेशंस हैं उनको हमें बार बार विजिट नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हमारी इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा अगर आपको देखना हो एप्लीकेशंस क्या है इस प्रॉब्लम की, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो जैसे अगर हम बात करते हैं हमारी पोस्टल डिलीवरीज की। ठीक है, तो पोस्टमैन अगर कोई भी डाक देने जाता है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि उसे एक ही जगह बार बार ना जाना पड़े। वो देख लेता है कि मुझे इस जगह की डाक डिलीवर करनी है, तो वो अकॉर्डिंगली अपना रूट फिक्स करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं और वापस पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही अगर हम Amazon डिलीवरीज की बात करें, फ्लिपकार्ट डिलीवरीज की बात करें, तो सब लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम स्कूल बस रूट्स की बात करें, ठीक है, ये इसका आप एप्लीकेशन बोल सकते हैं, स्कूल बस रूट्स की बात करें, या फिर हम केबल कनेक्शंस की बात करें। ऐसा नहीं है, सपोज हमें पता है कि हमें आज 5 घरों में लगाना है, केबल कनेक्शन देना है, तो हम अकॉर्डिंगली विजिट करते हैं कि हमें कोई भी जगह बार बार विजिट ना करनी पड़े। ठीक है, तो these are some of the examples of traveling salesman problem, right? तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे? हंगेरियन असाइनमेंट मेथड। Okay, so this is the example. A salesman has to visit 5 cities. He wishes to start from a particular city, visit each city once, and then return to his starting point. The traveling cost for each city
फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिटी इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर हमें आप मान लीजिए रुपीज में गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल देते हैं कि हमें रुपीज में ट्रैवलिंग कॉस्ट गिवन है एक जगह से दूसरी जगह की। ठीक है, तो अगर 5 सिटीज हैं ए बी सी डी ई, हम 2 सिटी में भी ए बी सी डी पांचों मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम ए से बी पे जाएंगे या सी पे या डी पे या ई पे। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये मैट्रिक्स बना लिया, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में बोलते हैं कि सबसे पहले वी हैव टू चेक वेदर आवर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस होने का मतलब है जितने रोज हैं उतने कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे ये 5 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, डायगोनल पे ये क्रॉस का साइन है। ठीक है, तो क्रॉस का साइन इसलिए है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रूट्स हैं। ऑब्वियसली ए टू ए इज नॉट पॉसिबल, बी टू बी इज नॉट पॉसिबल, विजिटिंग सी टू सिटी सी इज नॉट पॉसिबल, डी से डी पे पॉसिबल नहीं है, और ई से ई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ट्रैवलिंग कॉस्ट गिवन है और आपको मिनिमम कॉस्ट, आपको इस तरह से रूट बनाना है कि एक तो आपकी मिनिमम कॉस्ट हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में कि आपको कोई भी सिटी बार बार विजिट नहीं करनी है। ठीक है, तो मतलब लूप नहीं बनना चाहिए कहीं पर भी, राइट। अब इसके अलावा कई बार आपको क्वेश्चन में कॉस्ट की जगह डिस्टेंस गिवन हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह का कितना डिस्टेंस है, और आपको इस तरीके से रूट डिसाइड करना है कि मिनिमम डिस्टेंस आपको कवर करना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पर कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिस्ट्रिक्टेड रूट्स हैं उनको हम एक्स की जगह हम एम लिख देते हैं, या कई जगह आप कई बुक्स में इन्फिनिटी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी या एम का मतलब है अ वेरी बिग कॉस्ट, अ वेरी हाई कॉस्ट। तो वो इतनी ज्यादा हाई है कि हम वो कभी भी प्रेफर नहीं करते। ठीक है, और वैसे भी ए टू ए इज नॉट पॉसिबल, बी टू बी इज नॉट पॉसिबल एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इन एक्स या क्रॉस के साइन को रिप्लेस करेंगे एम के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, वी हैव असाइंड हाई कॉस्ट एम टू द रिस्ट्रिक्टेड पेयर्स। ठीक है, डायगोनल पे एम लिखे हैं। अब इसके बाद हंगेरियन मेथड हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रो रिडक्शन, उसके बाद कॉलम रिडक्शन। तो रो रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर एक रो का जो लोएस्ट एलिमेंट है वो लोकेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में लोएस्ट एलिमेंट इज 3, दूसरे रो में भी 3, नेक्स्ट में वी हैव 5, नेक्स्ट रो में वी हैव अगेन 3, कोई सा भी एक 3 हम ले सकते हैं, और लास्ट में 4, कोई भी एक 4 ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन में क्या करते हैं, हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करते हैं और उसको बाकी की रो वैल्यूज में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए, ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, और ऊपर भी लिख लेते हैं। आप भी साथ साथ कैलकुलेशंस करते जाइए और यहाँ से वैल्यूज मैच करते जाइए। ठीक है, तो पहली रो है M4734, तो हमें 3 माइनस करना है सब में से। तो m इज अ वेरी बिग वैल्यू, नियर टू इन्फिनिटी हम मान के चलते हैं, तो इन्फिनिटी में से 3 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो वो माइनस करेंगे वो इन्फिनिटी ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर m ही रहेगा। देन 4 minus 3 is 1, 7 minus 3 is 4, 3 minus 3 is 0, 4 minus 3 is 1। ठीक है, उसी तरीके से हम बाकी की वैल्यूज देख लेते हैं। हमारे पास सेकेंड रो में 3 सबसे छोटा है, तो 4 minus 3 1, m minus 3 n, 6 minus 3 3, 3 minus 3 0, 4 minus 3 is 1। ठीक है, फिर सिमिलरली नेक्स्ट में 5 इज द लोएस्ट, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2 1 m 2 0, राइट, 2 1 m 2 0। फिर नेक्स्ट में 3 है लोएस्ट, तो 3 minus 3 0, देन 0, 7 minus 3 4 m 4। ठीक है, और नेक्स्ट में 4 इज द लोएस्ट वैल्यू, तो 0 0 1 3, 7 minus 4 is 3, right, and then we have m। ठीक है, चलिए अब रो रिडक्शन के बाद नेक्स्ट हम करते हैं कॉलम रिडक्शन, राइट। तो कॉलम रिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, कॉलम रिडक्शन के लिए अब हमने हर एक कॉलम में से लोएस्ट वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो कॉलम रिडक्शन के लिए हर एक कॉलम में से लोएस्ट वैल्यू, पहले में 0 है, दूसरे में भी 0 है, तो अगर हम कोई भी वैल्यू में से 0 माइनस करेंगे वो कॉलम सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले में 1 इज द लोएस्ट, नेक्स्ट वाले में 0 है, और नेक्स्ट वाले में भी 0 है। ठीक है, तो बाकी के कॉलम्स हमारे सेम रहेंगे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी
ई। तो फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा M1 2 0 0, देन 1 M1 0 0, देन अब इसमें थर्ड कॉलम में हमें 1 माइनस करना है, तो 3 3 माइनस 1 2 M 4 माइनस 1 3 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 0 है तो ये सेम रहेगा 2 M 3 और यहाँ पर 1 1 0 4 M। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। तो रो रिडक्शन हो गया, कॉलम रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज अब हमें जीरोस कवर करने होते हैं। ठीक है, वी हैव टू कवर ऑल द जीरोस इन द मैट्रिक्स विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं जीरोस। तो अगर हमें सभी जीरोस को कवर करना है विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो उसके लिए हमने क्या टेक्निक बताई है कि स्टार्ट विद दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन से रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में वी हैव ओनली 1 0, सेकंड रो में वी हैव सिंगल जीरो, थर्ड रो में भी सिंगल जीरो है, फोर्थ में 2 जीरोस हैं और लास्ट रो में 3 जीरोस हैं। ठीक है, तो एक बार हम कॉलम भी चेक कर लेते हैं कि 3 से ज्यादा जीरोस तो नहीं है किसी में। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो, सेकंड में भी 2 है, नेक्स्ट में 1 है, नेक्स्ट में 2 है और लास्ट में 1 है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जीरोस हैं लास्ट रो में। तो हम सबसे पहले इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसको कवर करने के बाद अब हम देखते हैं, अब एक ही में 3 थे, बाकियों में 2 2 थे। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो फोर्थ रो है इसमें भी 2 जीरोस हैं, इसको कवर कर लेते हैं। अब देखिए सी में थर्ड रो में 1 0 है और ए बी में भी 1 1 0 है। तो लेकिन उससे पहले हम देखेंगे किसी कॉलम में एक से ज्यादा जीरो तो नहीं है। तो अगर हम देखेंगे, देखिए फोर्थ कॉलम में वी हैव 2 जीरोस, तो ऑब्वियसली हमें पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद लास्ट कॉलम में एक बचा, इसमें एक जीरो है तो हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करते हैं फॉर ऑप्टिमैलिटी। वो कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ लाइंस should be equal to number of rows और कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, जिसको हम स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब लाइंस हमने कितनी ड्रॉ की, 4, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं, 5। ये दोनों बराबर नहीं है, सिंस दीज आर नॉट इक्वल देयरफॉर नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस केस में हमें रिवाइज करना पड़ता है इस मैट्रिक्स को। और रिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, मतलब जिन वैल्यूज के ऊपर कोई लाइन नहीं आई है, हम उनमें से लोकेट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब इनमें से जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, स्मॉलेस्ट है 1, वो कोई भी 1 हो सकता है। ठीक है, ये 1 ले सकते हो, ये 1 हो, मतलब इसकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें वैल्यू देखनी है। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये 1 हम क्या करते हैं, इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पर दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। राइट, तो जहां जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये लास्ट वाला ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो जहां जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर हम इस एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, और जहां पर सिंगल लाइन आ रही है उनको हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने मैट्रिक्स को रिवाइज करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम इसको थोड़ा साफ तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये ऊपर लिखा हुआ है, सिंस द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू 4 विच इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, वी नीड टू मॉडिफाई द टेबल। उसके लिए हमें क्या करना है, लोकेट द लीस्ट वैल्यू अमंग द अनकवर्ड वैल्यूज। यहाँ पर क्या है, इट इज इक्वल टू 1। नाउ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनकवर्ड वैल्यूज एंड एडेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ लिख लें A B C D E, और यहाँ से भी लिख लेते हैं A B C D E। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ इतना पार्ट है, बाकी सब पे लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो m जहां जहां है इन्फिनिटी में से 1 माइनस करो, ऐड करो, कुछ भी करो, वो इन्फिनिटी ही रहना है। ठीक है, तो ये m रहेगा, देन 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 इज 2। राइट, फिर नीचे अगर देखें 1 माइनस 1 0, m माइनस 1 इज m, 2 माइनस 1 इज 1। उसके बाद 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 0, m माइनस 1 इज m। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें पहली रो में जो दो वैल्यूज हैं 0 और 1, सिंगल लाइन, उसके नीचे भी सिंगल लाइन, उसके नीचे भी सिंगल लाइन, तो ये वाले एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे 0 1 0 1 2 0। ठीक है, और नीचे अगर हम देखें तो 0 0 3 0 0 0, इन सब पे सिंगल लाइन है तो ये भी अनअफेक्टेड रहेंगे एज इट इज 0 0 3 0 0 6 सॉरी 0 0 0। ठीक है, अब ये जो चार एलिमेंट्स हैं इन सब पे दो दो लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो यहाँ पर हमें ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 को ऐड करना है। तो m प्लस 1 इज m, 4 प्लस 1 इज 5, यहाँ पर सॉरी 6 नहीं था, यहाँ पर 3 था, राइट, ये 3 था। तो 3 प्लस 1 इज 4 एंड m प्लस 1 इज m। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब जब ये बन गया, अब हमने रिवाइज करने के बाद फिर से ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है, तो ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए फिर से हमें पहले लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी और फिर हम देखेंगे कि वेदर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स और नॉट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने फिर से ये टेबल बनाया है, अब हम फिर से लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए अगेन देखिए यहाँ पर 3 जीरोस हैं लास्ट में, फिर इससे ऊपर 2 जीरोस हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में 1 जीरो, सेकंड में 2 जीरो, थर्ड में 2 जीरो। कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम में 1 जीरो रह गया है, दूसरे में 2, तीसरे में कोई जीरो नहीं बचा, फोर्थ में 2 जीरोस, फिफ्थ में 1 जीरो। तो इसका मतलब 2 जीरो से ज्यादा किसी में नहीं है। तो अगर हम रो वाइज कवर कर रहे थे, हम रो वाइज ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम सी में 2 जीरोस हैं, फिर बी में 2 जीरोस हैं और ए में 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे पास देखिए नंबर ऑफ लाइंस हमें चेक करना है वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास है 5, रोज कॉलम्स भी हैं 5, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। मतलब अब हमें फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर असाइनमेंट्स करेंगे। ठीक है, ये जो टेबल मिला है इसी पे हमने असाइनमेंट्स करनी है। अब वो असाइनमेंट्स कैसे करनी है आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि असाइनमेंट्स के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की रिस्ट्रिक्शंस को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखें हम असाइनमेंट्स किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमने टेबल बनाया है, यहाँ पर ये वैल्यू करेक्ट कर देते हैं हम, लास्ट में है 004। ठीक है, सॉरी इसको हम थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, दिस इज 4। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं असाइनमेंट्स। अब असाइनमेंट्स करने के लिए हम कहते हैं कि हमें वो रो या कॉलम देखनी है जहां पर सिंगल जीरो हो। ठीक है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट रो में वी हैव 2 जीरोस, सेकंड में वी हैव 2 जीरोस, थर्ड में अगेन वी हैव 2 जीरोस, फोर्थ में वी हैव 2 जीरोस, फिफ्थ रो में 3 जीरोस। अब असाइनमेंट कहाँ करें, चलिए एक बार कॉलम वाइज भी पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में 3 जीरो हैं, सेकंड में 4 जीरो हैं, थर्ड में 1 जीरो है, तो हम यहाँ असाइनमेंट कर दें। ठीक है, 21M30 यहाँ असाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाकी के हम जीरो कर देंगे। ठीक है, बाकी के रो और कॉलम में, क्योंकि अब ये ई टू सी असाइनमेंट हो गई है तो और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ई से और कहीं नहीं जाएगा और सी को और कहीं से नहीं आएगा। चलिए उसके बाद डी कॉलम में 2 जीरोस हैं, ई में 1 जीरो है, चलिए इसको हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है, जब इसको हमने कर दिया तो इसके रो में जो और कोई जीरो होगा हमें उसे काट देना है। ठीक है, वो हमने कट कर दिया। अब देखिए और कहाँ पर असाइनमेंट हो सकती है, और फिलहाल कहीं नहीं हो सकती। तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन आ गया, अभी ए से हमारे पास कुछ नहीं है, बी से भी अभी हमें पता नहीं लगा क्योंकि ये मल्टीपल वाला केस बन जाता है अदरवाइज। सी से जा रहा है ई पर, डी से हमें नहीं पता, और ई से जा रहा है सी पर। देखिए अब यहाँ गड़बड़ हो गई, सी से ई से सी, ये तो बीच में ही लूप बन गया ना, तो बाकी के रास्ते तो कवर ही नहीं हुए। सी से ई पर गया, ई से वापस सी पर आ गया, तो इसका मतलब हम अगर सी से ई पर भेज रहे हैं तो हम ई से वापस ई पर नहीं भेज सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, फिलहाल ये याद रखिए C to E हमने कर दिया है। अब ये हटा देते हैं, पहले ये सारी चीजें हटा के हम लिख देते हैं C to E। C to E हमने दे दिया, ये काट दिया, और E to C इज नॉट पॉसिबल, इसको हम पहले ही काट देते हैं। ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं अब कहाँ पर असाइनमेंट हो सकती है। चलिए, अगर हम A से स्टार्ट करें और A से हम जाएं B पर। ठीक है, अभी हम सिर्फ अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। A से अगर हम B पर जाते हैं तो D पर नहीं जा सकते, और ये बाकी के जीरो सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर A से B पर गए हैं, उसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शन बचता है। देखिए, रो वाइज तो अभी भी सिंगल जीरो कहाँ पर आ रहा है, बी से, बी वाले में 2 जीरोस हैं, सी में कुछ नहीं है, डी में 1 जीरो है, हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और फिर ये बाकी के जीरो इसके रो कॉलम के कैंसिल हो जाएंगे। हो गए सब कैंसिल। अब हमारे पास क्या आया, B2, बी वाली रो में 1 जीरो बच गया, हम इसको साइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारे पास आया A to B, B से हम गए D पर, फिर उसके बाद है C से गए हैं हम E पर, C से गए हैं E पर, D से गए हैं A पर, और E से कहाँ गए पता नहीं कहाँ गए। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ बना ही नहीं। ठीक है, हम कुछ नहीं बना पाए, तो इसका मतलब अगर हम A से B पे जाते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा हम क्या करें। तो अब हम ये असाइनमेंट्स फिर से हटा देते हैं। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने रफ में ये सारी पॉसिबिलिटीज देख लेनी है। ठीक है, अगर सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम होती तो हमने मल्टीपल सोल्यूशन वाला केस करके कुछ ना कुछ बना देना था। ठीक है, अब सोल्यूशन ऑप्टिमल तो है, लेकिन ऑप्टिमैलिटी के साथ साथ दिस इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि हमें एक से ज्यादा विजिट नहीं करना है जगह, फिर बीच में कहीं लूप नहीं बनना चाहिए, एक जगह से स्टार्ट होकर वापस हमें उसी जगह पर आना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम असाइनमेंट करनी है। ठीक है, तो हमने देखा कि A से B से जाने पर कुछ नहीं मिला हमें, तो अब हम ट्राई करते हैं A से D पर। ठीक है, यहाँ भी जीरो है ना, A से जाते हैं D पर, तो ये एक तो D वाला कॉलम में जितने जीरोस हैं वो कट जाएंगे, और ये A वाला भी जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद A से गए D पर, हम साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, A से गए D पर, उसके बाद है B से, अब यहाँ क्या हो जाएगा, B से A, क्योंकि यही जीरो बचा ना। अब B से A, चलो फिलहाल हम लिख लेते हैं B से A पर, फिर उसके बाद इसके जीरोस हमें काटने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है C, C में अभी 2 जीरोस हैं, D में 1 जीरो है, चलिए D से आ गया B। ठीक है, तो D से आ गया B, लेकिन B से आ गया अगर A तो ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ये लूप नहीं बना चाहिए। इसका मतलब हम B को A नहीं दे सकते, A से D, D से B तक तो हमारा चल गया काम, लेकिन B से वापस A नहीं चल सकता। ठीक है, तो अब हम फिलहाल इसको एक बार फिर से हटाते हैं, ताकि ये क्रॉस और ये सब देखकर कंफ्यूजन ना हो। तो हम फ्रेश असाइनमेंट्स करते हैं। हम क्या करते हैं, A to D दे देते हैं, A to D, ये काट दिया, ये काट दिया। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं D से B, भी ठीक था, D से B, अब इसके बाकी के जीरो सारे कट जाएंगे, ये भी कट गया। उसके बाद अब हम रुक जाते हैं। ठीक है, अच्छा, C से E हो सकता है ना, C से E एक ही जीरो है C वाली रो में, तो इसके बाकी जीरोस कहीं कटेंगे नहीं। ठीक है, अब बच गया हमारा B वाला और E वाला। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ लिख दिया A to D लिख दिया, C से E लिख लेते हैं साथ में, C to E लिख लेते हैं, ये B to A हटा देते हैं। ठीक है, अब B to A क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रूट नहीं बनेगा, लूप बन जाएगा बीच में, तो हम B to A भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर B to A नहीं जाएगा तो E to A जा सकता है ना, E to A जा सकता है, तो हम लिख देते हैं E to A जा सकता है। राइट, तो हम इसको भी बाकी के जीरोस को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास
सिर्फ कौन सी असाइनमेंट रह गई, बी वाली, है ना। हमने ए टू डी लिख दिया, डी टू बी लिख दिया, ई टू ए लिख दिया, सी टू ई लिख दिया, है ना। तो सी टू ई, ई टू ए हम इकट्ठा कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए विजुअलाइज करने में। सी टू ई टू ए, राइट। और ये ऊपर से हम ये हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, अब जब हम ऐसी प्रॉब्लम में कहीं फंस जाते हैं कि असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम जीरो के बाद जो नेक्स्ट हायर एलिमेंट होता है, नॉन जीरो एलिमेंट, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या था, जीरो, लीस्ट कॉस्ट, निग्लेजिबल कॉस्ट, जीरो कॉस्ट लेकर हम चल रहे थे असाइनमेंट। अब हम उससे हायर पे जाएंगे। अब इससे हायर नंबर हमारे पास यहाँ पर है 1, ठीक है। तो 1 हमारे पास दो जगह है, तो लेकिन बी टू ई नहीं कर सकते, क्योंकि बी टू ई और ई टू ए हो जाएगा अगर, तो हमारा सी डी फिर बीच में, सी बीच में फिर से रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ई पे ऑलरेडी एक असाइनमेंट हो चुकी है, सी टू ई, तो हम कौन सा वाला 1 कंसिडर करेंगे, बी टू सी वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ए टू डी टू बी टू सी से जाना है ई पर, ई से जाना है ए पर, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आ गए। और बीच में देखिए अब हमारी कोई रेपिटेशन नहीं है, कोई जगह कोई लूप नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा एज पर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, नॉट एज पर असाइनमेंट प्रॉब्लम बट एज पर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब हमारे पास अब ये पैटर्न हमें पता लग गया, रूट्स हमें पता लग गए, लास्ट काम क्या होता है, इन असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है हमारी कॉस्ट कितनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ से कंपेयर करते हैं, जो हमें इनिशियल टेबल क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। वहां पर इन रूट्स की जो कॉस्ट होगी हम वो लिखेंगे और फिर उसको टोटल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखी है फाइनल असाइनमेंट्स, और वहाँ साथ में ही हमने टेबल बनाया है क्वेश्चन में जो हमें गिवन था फॉर रेफरेंस, क्रॉस की जगह हमने एम ही लिखा है। तो ये टेबल है। अब जो जो असाइनमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन से जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर की जो कॉस्ट है वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम सिटी टू, नीचे जो टेबल आप देख रहे हैं फ्रॉम सिटी टू सिटी, तो आपने उसी सीक्वेंस में लिख लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लिखोगे ए टू डी, बी टू सी टू ई, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस में प्रॉपर जैसे रूट बनेगा उसी फॉर्म में लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा है ए टू डी टू बी टू सी टू ई एंड देन बैक टू ए, राइट। अब ए टू डी के लिए हमने देखना है, ये क्वेश्चन वाला टेबल देखो, ए टू डी कितना है, कॉस 3, हमने यहाँ लिख लिया 3। फिर है डी टू बी इज अगेन 3, then B to C is 6, then C to E is 5, उसके बाद E to A is 4, ठीक है। इनको टोटल करेंगे तो टोटल आ जाता है कॉस्ट 21 rupees. So this is the final optimal solution of the given problem. I hope all the things are clear. तो आई एक्सपेक्ट कि इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक तो आपने ये चीज देखनी है कि जो डायगोनल पे होंगी वो सारी वैल्यूज या इन्फिनिटी आप लिख सकते हो या कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हो, वेयर एम डिनोट्स अ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। दूसरी चीज, आपने जैसे हंगेरियन मेथड में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरा वैसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ लास्ट में असाइनमेंट्स के टाइम पे जब प्रॉब्लम आती है तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको असाइनमेंट करते टाइम कोई भी सिटी रिपीट नहीं होनी चाहिए और बीच में कहीं पर कोई लूप नहीं बनना चाहिए कि आप एक जगह से स्टार्ट हुए और वापस वहीं पर पहुंच गए बीच में, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के अलावा। तो उसमें अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे जीरो से आप असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने उससे नेक्स्ट वाला ले लेना है, ठीक है, जो नेक्स्ट हायर होगा। जैसे जीरो के बाद अगर 1 नहीं है, नेक्स्ट हायर 2 है या 3 है, जो भी नेक्स्ट हायर नॉन जीरो एलिमेंट होगा आप वो कंसिडर करके असाइनमेंट कर सकते हो। तो उस केस में आपने जो नेक्स्ट हायर लोगे उसको भी जीरो ही मान के चलना है, ठीक है। कि जैसे हम जीरो को जैसे सिंगल जीरो हम ढूंढते हैं किसी रो या कॉलम में, तो वैसे ही आपने उस वैल्यू को देखना है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली असाइनमेंट्स करनी है। तो विद दिस आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आर क्लियर। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव।
मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।